नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आप सब्सक्राइब किए हैं, अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको सीधे मिले। आइए आज की चर्चा के लिए स्वागत करते हैं ओंकार चौधरी सर का। ओंकार सर, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम, नमस्ते। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर सर एक बहुत पहले, हालांकि उसको मैं लुगदी साहित्य ही कहता हूं, लेकिन उपन्यासों का एक दौर था, तो मुझे नाम याद है। हमारे एक बड़े भाई होते थे, वो काफी शौकीन थे। वर्दी वाला गुंडा एक नॉवेल था। संसद में भी तमाम तरह के अराजकता। तो मेरे एक अनुज बड़ा क्रिएटिव है, उन्होंने कहा संसद वाला गुंडा। खैर, मैं किसको कह रहा हूं, किसी को नहीं कह रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कल प्रियंका गांधी ने संसद में बोला, आज राहुल गांधी ने संसद में बोला, और जैसे उनका भाषण समाप्त हुआ, ये रिकॉर्ड हम कर रहे हैं। प्रियंका जी ने कल क्या कहा, आइए सबसे पहले वो शुरुआत में दिखा दे दर्शकों को, उसके बाद राहुल जी पर आएंगे। प्रियंका गांधी इस देश के बड़े वैज्ञानिक, मैं बताऊंगा वो कौन है, दर्शक जानते भी हैं, लेकिन कहा क्या उन्होंने और किस संदर्भ में कहा, जरा दर्शक ये सुन ले पहले। बेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा, उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। सुना दर्शकों आपने, एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। आइए जरा बताते हैं जिनके लिए इन्होंने कहा वो कौन है। दर्शक अगर स्लाइड देखें तो प्रोफेसर कामाकोटी, जो कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसए उसके मेंबर हैं, उनको जो शिक्षा में सुधार के लिए, परीक्षा में सुधार के लिए जो टास्क फोर्स बनाया है, उसके वो मेंबर हैं, उसमें वो शामिल है। उनके लिए उन्होंने कहा, उनका दोष क्या? उनका दोष केवल इतना है कि वे एक सनातनी मूल्यों के व्यक्ति हैं। एक तरफ एआई पर अगर रिसर्च करते हैं और काम करते हैं, तो दूसरी तरफ वो गौमूत्र के जो मेडिसिनल फायदे हैं उस पर भी रिसर्च करते हैं। बस उनका मात्र दोष इतना है, और इसलिए प्रियंका ने उन्हें गौमूत्र विशेषज्ञ कह दिया। चलिए साहब, ठीक है। और ये बताता है कि दरअसल विरोध मोदी से है या सनातन और हिंदुत्व से विरोध के लिए मोदी एक पंचिंग बैग है, और इसलिए मोदी से इतनी नफरत है। आज उनके बड़े भाई स्वनामधन्य नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोला सर, और उन्होंने क्या बोला, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन दर्शकों उसको देखना बहुत आवश्यक है। 1 मिनट के लगभग का वीडियो है, जरा वो भी देख लें, उसके बाद ओंकार सर के पास चलेंगे। सर, आज तो बड़े भैया ने कमाल कर दिया, जरा सुनिएगा सर। Requires an image. Requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. सर, क्या कहा जाए इनको? इन्होंने छात्रों को इडियट कहा है, खुद ही कहते हैं। जब ये नकार रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं कहा, साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। अपने हिसाब से बड़ा ऊंचा खेल गए राहुल जी।
सर राहुल जी स्मार्ट होते जा रहे हैं सर, उनके चाटुकारों की भाषा में सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद इसलिए करूंगा कि आपने मेरे मित्र की याद दिला दी। वर्दी वाला गुंडा वेद प्रकाश शर्मा की किताब है। वेद प्रकाश जी आपके ही शहर। वेद वेद शहर ही नहीं, मेरे घर के। हम दोनों बहुत गहरे मित्र रहे। और वर्दी वाला गुंडा उसमें एक अलग से चैप्टर लिखा था वेद भाई ने, जिसमें मेरी फोटो भी है और जिसमें जो वो इस तरह की किताबें लिखते थे, ये उनकी उदारता थी कि उन्होंने एक चैप्टर लिखा और बताया कि चंडीगढ़ में अमर उजाला में तैनात ओमकार चौधरी जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने किस तरीके से रिसर्च वर्क करके मुझे इस किताब के लिए बहुत सारी सामग्री भेजी है। उनकी 2-3 पुस्तकों में उन्होंने खास तौर से मेरा जिक्र किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो हम उनको बहुत मिस करते हैं, दोनों परिवार, उनका भी और मेरा परिवार भी। हम लोग दिन में ना मिलते तो अजीब सा लगता था, एक खालीपन लगता था, लेकिन अब तो वो हमेशा के लिए चले गए। तो इसलिए वेद भाई को स्मरण कराने के लिए आपका खास तौर से शुक्रगुजार हूँ। दूसरे आते हैं जरा विषय पर। और एक जानकारी और दे दूं दर्शकों को, हालांकि ये विषय से अलग चीज है। 10 लाख प्रतियां तो पहले प्रिंट पर बिकी थी वर्दी वाला गुंडा की, 10 लाख प्रतियां। तो वो लुगदी साहित्य जरूर होता था, लेकिन एक कीर्तिमान मेरे पिताजी एक्चुअली पढ़ने नहीं देते थे, बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो कहते थे ये नहीं पढ़ने दूंगा। और मेरे एक बड़े भाई साहब थे, वो पढ़ते थे, तो मैं चुरा चुरा के कभी कभी, और मुझे कुछ उनके लाइंस भी याद हैं। कमरे में ब्लेड की धार सा पैना सन्नाटा फैला हुआ था। हाँ। बहुत लोकप्रिय लेखक थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे। जितने अच्छे लोकप्रिय वो लेखक थे, उतने ही बेहतरीन नफीस इंसान। तो आते हैं साहब राहुल गांधी और उनकी बहन जी पर। तो आपने और दर्शकों ने गौर किया होगा, जिन्होंने प्रियंका वाड्रा का भाषण सुना, कल वो खास तौर से हरी साड़ी पहन करके आई थी और वो वायनाड को संबोधित कर रही थी, चेयर को संबोधित नहीं कर रही थी, नेशन को संबोधित नहीं कर रही थी। तो वायनाड में जहां से वो जीत करके, उनकी कभी हिम्मत तो पड़ती नहीं है कि वो रायबरेली या अमेठी से लड़ें। इस बार तो अमेठी की सीट खाली हो गई थी, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही थी और उन्होंने कहा कि अब मैं अपना बेटा रायबरेली की जनता को सौंपने के लिए आई हूं। तब प्रियंका भी वहां खड़ी थी, वो चाहती तो भाई रायबरेली से लड़ सकता था और खुद अमेठी से लड़ सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया और वो चली गई। जो उनके भाई ने वायनाड की सीट छोड़ी, क्योंकि वो रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से चुने गए थे, तो उन्होंने रायबरेली अपने पास रखी। अपने दादा, जिनका वो जिक्र भी नहीं करते, जिनको याद भी नहीं करते, जिनकी कभी समाधि पर भी नहीं जाते हैं, फिरोज गांधी 2 बार चुने गए थे, 2 या 3 बार। उसके बाद इंदिरा गांधी यहाँ से चुनी गई रायबरेली से। उसके बाद अब सोनिया गांधी ने प्रतिनिधित्व किया, बीच में कुछ दूसरे लोग भी यहाँ से चुने गए थे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि ये वायनाड को एड्रेस करने के लिए ही गौमूत्र का जिक्र कर रही थी। सनातनी होने की सजा उनके अपमान के रूप में उनको दे रही थी खड़ी होकर के। इससे बार बार ये भाई बहन दोनों साबित करते हैं। और इस समय की जो कांग्रेस है, जिसको अर्णब गोस्वामी तो वाड्रा कांग्रेस कहते हैं, लेकिन चलिए मैं थोड़ा पॉलिश करके 10 जनपद कांग्रेस कहता हूं, कि ये कांग्रेस इस समय कर क्या रही है। सनातनियों का अपमान, हिंदुओं का अपमान, हमारी परंपराओं का अपमान, जिनको हम गौ माता कहकर के पूजते हैं उनका अपमान। और किनको खुश करने के लिए? वायनाड वालों को खुश करने के लिए कि वो
अगर सनातन का अपमान करेंगी खड़ी होकर के लोकसभा में तो वो बड़े खुश होंगे और आगे उनकी सीट निकलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और नोट की होगी दर्शकों ने, लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी कल, और जब उसके इतर बोलना शुरू करती थी और भटक जाती थी तो फिर से लिखे हुए पर आ जाती थी। और बीच में डायरेक्शन भी था सर, एक आवाज आती है कि ये लाइन फिर से, ये लाइन फिर बिल्कुल। से। तो ये बहुत सारे लोग ये कहना शुरू किए थे शुरू में इनको सुनकर के कि राहुल गांधी से अच्छी समझ है, राहुल गांधी से अच्छा बोलती हैं। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जब तक ये डब्बा बंद था तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही डब्बा खुला तो पता लग गया कि डब्बे में है क्या। राहुल गांधी के बारे में कहा था। तो वही चीजें प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी लागू होती हैं। जब तक मामला बंद मुट्ठी थी तो लाख की थी, और जैसे ही खुली तो वो खाक की हो गई। पता लग गया कि भाई बहन में कोई अंतर नहीं है, दोनों का थॉट प्रोसीजर एक ही है, सोच एक ही है। और मैं तो कहूंगा कि कुल मिलाकर के ये दोनों एक सुलझे हुए, एक संघर्षशील, एक देश को, सनातन को समर्पित जो हमारा नेतृत्व है उसको अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। इनकी माताजी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कभी। 2007 में ही मोदी जी को मौत का सौदागर कह दिया था। तो अगर उसी राह पर फिर उनके पुत्र और पुत्री चल रही हैं तो फिर कोई दूसरी बात, अगर हम राहुल गांधी के भाषण पर आए अवनीश जी, कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग सदन के भीतर खड़े होकर के कर रहे हैं। और अब तो ये लगने लगा है कि जानबूझ करके वो अपना भाषण डिजाइन करते हैं, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही उत्तेजित करना है, ऐसी ही गाली गलौज की भाषा यूज करनी है, भक्त शब्द का प्रयोग करना जानबूझ करके करना, इडियट शब्द का प्रयोग करना। इन्होंने ही एक बार संसद में खड़े होकर के कहा था ना कि प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे तो ये छात्र उनको डंडे मारेंगे। तब सबको बहुत बुरा लगा था कि किस तरह की भाषा का यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर जंतर मंतर पर आई उस भीड़ को देखें और उन बदजुबानों को देखें जिनको ना पहनने का शऊर, ना बोलने का शऊर, ना इतिहास का बोध, ना स्वबोध, ना राजनीति की समझ, ना ये पता कि आप किसका परोसा हुआ यहाँ खाना खा रहे हैं और जो खाना परोस रहे हैं उनका कुल मिलाकर के हेतु क्या है, मकसद क्या है, मंशा क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि 2047 तक ये इस्लामिक स्टेट बनाने का एक मिशन लेकर के चल रहे हैं, गजवाए हिंद का मिशन लेकर के चल रहे हैं। उसकी शुरुआत हमने जंतर मंतर पर देखी है अवनीश जी। किस तरीके से जंतर मंतर के इस डेमोन्स्ट्रेशन को डिजाइन किया गया, किस तरह जुनैद को वहां भेजा गया, स्थापित किया गया, किस तरह पूरे आंदोलन के दौरान गोल टोपी उनके सर से नहीं उतरी। और ये गोल टोपी एक मैसेज होती है। अखिलेश यादव और उनका विजुअल आया है अभी जुनैद का, अखिलेश से मुलाकात करते हैं, वहां भी गोल टोपी सिर पर है। और आप वहां के इन कथित जेन जी नौजवानों के अगर कुल मिलाकर के विचार सुने तो आरएसएस को गालियां, बीजेपी को गालियां, 75 साल के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को गालियां, और किस किस तरह की गालियां बकी गई हैं हम रिपीट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि और वो भी 15-15, 16-16, 20-20 साल के बच्चे
जो अभी अंडे से बाहर नहीं निकले हैं, जो चूजे बन करके बस बाहर की हवा में सांस ही ले रहे हैं, और ऐसा लगता है कि गलत तरीके की सांस ले ली है। उनको ना भारतीयता की समझ है, ना भारतीय संस्कृति की समझ है, ना मूल्यों की, ना संस्कारों की। संस्कार तो शायद आजकल माता पिता अपने बच्चों को देना ही भूल गए हैं, शायद अपने बच्चों से डरने लगे हैं, रोकना टोकना भूल गए हैं, रात को 2:30 बजे 3 बजे आप वहां क्या कर रहे हैं ये पूछना भूल गए हैं, और रात्रि के समय किस तरह के कपड़े पहन करके आप जा रहे हैं, किस तरह का अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। और शायद राहुल गांधी यही चाहते थे, अवनीश जी, यही चाहते थे। और वो जो गजवाए हिंद का सपना देखने वाले हैं वो भी यही चाहते हैं एग्जैक्टली, कि सनातनियों में, हिंदुओं में जो भटका हुआ तबका है, जो खुद को हिंदू भी मानने में शर्म महसूस करता है, उसको किसी तरीके से अपने साथ मिलाया जाए। तो ये जो बहुत बड़ी इस समय साजिश चल रही है, वो खुली आंखों अब दिखाई दे रही है और समझ में भी आने लगी है। जी सर, आखिर इससे राहुल गांधी या उनकी राजनीति या उनके सहयोगियों की राजनीति, भाई गजवाए हिंद, हमारे यहाँ 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, गजवाए हिंद करोगे तो जहन्नुम का टिकट देंगे। और 32 साल के बाद वो सत्ता रिपीट होती है उत्तर प्रदेश में, 27 का चुनाव हमारे सामने। दूसरी तरफ आपने जैसे कहा, बिल्कुल सही बात है कि वो सिंबॉलिक गोल टोपी लगातार, और वह भी जुनैद उत्तर प्रदेश से, ये एक और सिंबल उसमें जुड़ जाता है। एक तरफ इस तरह की चीजें जब होंगी तब होंगी, लेकिन उससे पहले तो आपको चुनाव लड़के जीतना होगा, तब तो मोदी हटेंगे। तीसरी तरफ योगेंद्र यादव जैसा आंदोलन जीवी, वो साफ कहता है एनार्किस्ट कि साहब अब यहाँ पर मसले संसद में नहीं सड़क पर तय होंगे, सरकार किसकी रहेगी, यानी सत्ता कौन चलाएगा, ये चुनाव से नहीं एनार्की से तय होगी। आखिर इस देश के लोकतंत्र में जहां एक तरफ हम देखते हैं कि तीसरी बार एक नेता, उसके दल, उसके गठबंधन को इस देश के करोड़ों मतदाता स्वस्थ तरीके से सत्ता पर लाते हैं, और दूसरी तरफ ये मानसिकता, तो क्या अब ये निश्चित होना है कि लोकतंत्र रहेगा, विपक्ष उसको कंटिन्यू रखेगा, या उसको ध्वस्त करके फिर वो अपनी सत्ता लाने का प्रयास कर रहा है? सर जी, 25 जून 1975 को क्या हुआ था? एक लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने, सिन्हा साहब ने, जस्टिस सिन्हा साहब ने जो आदेश दिया था, अगर कोई लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर होता तो शिरोधार्य करता, रिजाइन करता और अपनी पार्टी के किसी सीनियर आदमी को कहता कि आप प्रधानमंत्री बनिए। मैं इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया तो मैं फिर से प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। तो लोकतंत्र में तो उनका विश्वास था नहीं। कितने बड़े पैमाने पर जुडिशियरी में भी बदलाव किए गए उस समय। जितने बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में बड़ी रैली को संबोधित करने के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान में मच्छरदानी लगा करके सोए हुए थे। उनको रात्रि में 12 बजे वहीं से दबोचा गया। अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, आपके चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के तमाम लोग, जो जहां था वहां से धरा गया। 250 से ज्यादा गिरफ्तारियां एक रात में हुई थी, बड़े नेताओं की बता रहा हूं मैं, छोटे मोटे मिलाकर के 3000 से ऊपर थी। तो लोकतंत्र में इनका भरोसा पहले दिन से नहीं है। लोकतंत्र में सर राजनाथ जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो इमरजेंसी के दौरान उनके माताजी का स्वर्गवास हुआ, अंत्येष्टि में शामिल होने तक की इजाजत नहीं मिली और वो जेल में रहे। अवनीश जी, लोकतंत्र में अगर भरोसा होता तो जब प्रधानमंत्री चुनने की बात आई
तो 14 में से 12 प्रांतों ने सरदार पटेल के पक्ष में अपना मत दिया था। एक ने भी जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में मत नहीं दिया था। बाकी 2 में 2 दूसरे नाम थे। और गांधी ने उस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हत्या करते हुए कहा कि सरदार तुम रहने दो, जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी जानते हैं, बढ़िया अंग्रेजी जानते हैं, और अंग्रेजों से इनके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई 67 के बाद की बात कर रहा हूं, जितनी समृद्ध सरकारें थी और जो केंद्र में भी सरकारें बनी, उनको किस तरीके से साजिश करके गिराया गया। मोरारजी भाई की सरकार गिराने के लिए चरण सिंह को अंदर खाते किस तरीके से भड़काया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, उनको समर्थन दिया गया, और जब वो संसद के लिए निकले तो उनको पता लगा कि इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया है। वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए इस देश के जो प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किले से भाषण तो दिया लेकिन संसद का मुंह नहीं देख पाए। तो उन्होंने कहा कि फिर गाड़ी को संसद मत ले जाओ, राष्ट्रपति भवन लेके जाओ, और वहां रिजाइन किया उन्होंने। इन्होंने चंद्रशेखर की सरकार केवल ये बहाना करके कि राजीव गांधी की हरियाणा पुलिस के 2 जवान निगरानी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, उस सरकार को भी गिरा दिया। चचा केसरी ने कैसे गिराया था गुजराल सरकार को? उनको यह सपना आया था कि मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूं। तो ये विरोधी दलों की सरकारों को पचा नहीं पाते हैं। जो मूल सवाल था उस पर आते हैं। मूल सवाल आपका था कि संसद को, लोकतंत्र को अमान्य कर रहे हैं, कह रहे हैं सड़क से तय होगा। ये ज्ञान अभी योगेंद्र यादव ने दिया है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यही बात तो आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं। बिल्कुल, इनको पता है ना, आप मेरे प्रोग्राम में आकर के कह चुके इस बात को, और मैं हमेशा कहता रहा हूं, इनको पता है अवनीश जी कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हो रहे हैं उनके जरिए आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। इनको भी पता है, इनके आकाओं को भी पता हो गया है कि नरेंद्र मोदी इतने दुलारे हैं, इतना जनविश्वास लेकर के तन करके खड़े हुए हैं कि ना डोनाल्ड ट्रंप से झुकते हैं, ना अमेरिका से, ना चीन से, किसी से नहीं झुकते हैं। जहां राष्ट्रीय हितों की बात होती है वहां तन करके खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से देश के भीतर चाहे कितनी बड़ी साजिशें रची जा रही, ये साजिशें नहीं है तो क्या है, मुझे ये बताइए। शाहीन बाग में एक व्यस्ततम मार्ग को रोक करके 100 दिन से ज्यादा दिनों तक तमाशा चलाया जाता है। वहां जहरीले भाषण दिए जाते हैं, झूठ बोला जाता है कि सीएए से इस देश के मुसलमानों को वो निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है क्या? और दिल्ली को सुलगाया गया। कई जगहों पर दंगे हुए जिनमें आम आदमी पार्टी का पार्षद अभी ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, कई दूसरे लोगों को दोषी पाया गया है। इसके बाद वो 13 महीने का आंदोलन, जिसमें अल्टीमेटली आखिर में एक 35 साल के पंजाब के युवक जसबीर की अंग भंग करके हत्या कर दी गई, बैरिकेड पर उनकी लाश टांग दी गई। झूठ फैलाया गया कि 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, मोदी जी के कारण हुई है। इसके बाद तीसरा, महिला पहलवानों का वो तांडव जंतर मंतर पर भी, और जिस दिन नई पार्लियामेंट का लोकार्पण हो रहा था उस दिन भी दिल्ली पुलिस से किस तरीके से उलझ रही थी वो, ये सब डिजाइन किए गए थे। बदनाम करो किसी तरीके से मोदी को। चौथा, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, वो 13 महीने से ज्यादा समय तक चलाया गया। और पांचवा ये जंतर मंतर पर, जिसमें हर तरह के लोग थे, जैन जी के नाम पर तमाशा किया गया जम करके। प्रधानमंत्री को गालियां निकालने वाले चुन चुन करके वहां भेजे गए। अब तो आंकड़ा आ गया है 2800 लोगों की पैमाइश की, अपने
स्कैनर से दिल्ली पुलिस ने, जिनमें 989 आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, 100 से ज्यादा तो रेपिस्ट हैं, वहां पर देखे गए। किस लिए आए थे वो? नीट पेपर लीक हो गया इसलिए आए थे, या इनका इरादा वो था जो 20 जुलाई को जिसका इन्होंने ट्रेलर दिखाया था कि सुरक्षा बलों पर अटैक करो, उनके सिर फोड़ दो, बैरिकेड तोड़ दो, संसद पर चढ़ाई करो। अगर संसद के प्रति, जिसको हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं, उसके प्रति आपके मन में कोई सम्मान का भाव ही नहीं है, और अगर सम्मान का भाव होता तो आप संसद की सीढ़ियों पर बैठ करके पकोड़ा खा रहे होते चाय के कप के साथ, या आप संसद के भीतर इस तरह की जबान का प्रयोग करते जिस तरह की जबान का प्रयोग आप कर रहे हैं और करते रहे हैं। आप संसद के सदन में, पवित्र सदन में खड़े होकर के झूठ बोलते हैं। आप सदन के स्पीकर आसंदी का अपमान करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। तो ये समझ चुके हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से बूढ़े हो जाएंगे, सारे दांत टूट चुके होंगे, पर ये इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इसलिए वो तमाम ताकतों के साथ जो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी विदा हों, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ दफा हों, वो सब फिर से एकजुट हो रही हैं। और मैंने ये क्यों कहा है कि ये गजवाए हिंद का पहला परीक्षण किया गया है जंतर मंतर पर, ये केवल इसलिए कहा है कि ये वास्तव में पहला परीक्षण है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है इनका। ये हिंदुओं के बच्चों को, गालीबाज बच्चों को, एक तरीके से जिनको कोई समझ नहीं है, ऐसे लोगों को जमकर खिलाया पिलाया गया। अभी तो चूंकि योगी सरकार के राज्य में ही जुनैद रहता है, तो उनके हाथ में अब सारे सूत्र आएंगे, पता लगेगा कहाँ से ये फंडिंग हो रही थी, कौन लोग इसके पीछे थे। उसके बाद इस पूरी गहरी साजिश का खुलासा होगा। ये बच नहीं सकते, इन सब की जवाबदेही तय होगी। और जो मेरे पास सूचना है वो मैं ऑन एयर बता नहीं सकता, शो खत्म हो जाएगा तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन बहुत गहरी साजिश है। ये केवल शुरुआत है जो जंतर मंतर पर दिखाई दी है, इसके बाद ये किस्तों में और आगे आने वाली है। इनकी कोशिश है कि 2029 का लोकसभा चुनाव होने ही ना पाए, इतनी अराजकता पैदा कर दो इस देश में, क्योंकि इनको पता है कि 2029 में लोकसभा चुनाव हुए तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे नरेंद्र मोदी, तो फिर इनका तो सपना धूल धूसरित हो जाएगा ना। ये जो चाह रहे हैं कि, और ये और इनके जितने भी आका हैं वो भी, कि घड़ी की चौथाई में नरेंद्र मोदी विदा हों यहाँ से किसी भी तरीके से, और इसके लिए चाहे जितना फंड हमें देना पड़े, चाहे जिन चैनलों से देना पड़े। और इस बात को एक्चुअल में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री समझ चुके हैं, अजित डोभाल साहब समझ चुके हैं। इसलिए एफसीआरए बिल आ रहा है, एफसीआरए को रोकने के लिए ही, ताकि बाहर की फंडिंग जारी रहे, उसको रोकने ना पाए ये लोग। ये सब तांडव किया जा रहा है और कराया जा रहा है। बिल्कुल। और दर्शकों, ऐसा नहीं है कि इस देश के करोड़ों भारतीय इस बात को समझ नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो कुछ भी वहां से किया गया, कराया गया, और राहुल गांधी निश्चित तौर पर इन्हीं के नेता हो सकते हैं, लेकिन इनकी जगह भारत के लोकतंत्र में नहीं है। और एक बात तो और साबित हुई, पंडित नेहरू लोकतंत्र में पूरी दुनिया में पहली कामरेडों की कम्युनिस्ट की सरकार केरल में बीएस नंबूदरी-पात की, उसको बर्खास्त कर देते हैं। और जिस मोदी को ये लगातार तानाशाह कहते हैं, आज अगर तानाशाह होते तो जंतर मंतर की ये साजिश नहीं होती।
और गोलियां इस देश में कब कब चली हैं। 70s का छात्र आंदोलन जो जेपी के आंदोलन में तब्दील हुआ, इन्हीं नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात से शुरू हुआ था, लेकिन वो जेन्युइन था। और इसी तरह असम में बहिरागत आंदोलन, वो भी 70s के छात्रों द्वारा ही शुरू किया गया था, लेकिन जब एक प्रफुल्ल कुमार मोहंती नाम का उसी आंदोलन का लड़का नौजवान जब राष्ट्रवादी राजनीति में आता है, तो इस देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के रूप में असम में शपथ लेते हुए नजर आता है और ग्रूम होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति के साथ साथ। लेकिन दूसरा वामपंथी आज भी कहीं म्यांमार के जंगलों में गोलियों की तलाश कर रहा है। तो ये फर्क होता है। यह देश संसद से ही चलेगा, इस देश को कौन चलाएगा ये भारत के करोड़ों मतदाता ही तय करेंगे। आप इसी तरीके से अराजकता करेंगे, करने में कभी सफल होंगे, ज्यादातर असफल होंगे। लेकिन हाँ, सर ने जिस तरफ इशारा किया है, ये आप सोचिए, छोटे छोटे मतभेद, छोटी नाराजगियां, छोटी छोटी विसंगतियां या किसी बात पर नाराज होना, किसी बात से रूठ जाना, ये नहीं चलेगा। 5-5 साल की लगातार सत्ताएं होंगी, तब जाके इस मानसिकता से हम बच पाएंगे। और अब तक हमने सफलता से तीसरे टर्म में ये किया है। सर, दो घटनाओं का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा दर्शकों के लिए। सर, साधु सन्यासियों पर संसद के पास गोली इंदिरा गांधी ने चलवाई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का कत्लेआम इन्हीं के समय हुआ था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव गृह मंत्री थे। तो ये क्या मुंह लेकर के पैलेट गन की बात करेंगे, AK-47 की बात करेंगे और गोली चलने की बात करेंगे। ये दूध के धुले हुए लोग नहीं है। ओंकार सर के साथ ये चर्चा के तौर पर कुछ देखे जाएगी। अगर आपको ऐसा वाकई लगे तो इसे आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को ऐसे ही स्नेह देते रहिए। ओंकार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और ओंकार सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।